हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जनरल स्टडीज 2 मेंस का पेपर हुआ और उसके अंदर आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के जो एस्पेक्ट है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। यहां पे मैं जो भी बातें बताऊंगा या जो भी अप्रोचेस सजेस्ट करूंगा, दैट इज सेपरेट देन व्हाट यू एक्चुअली गोइंग टू डू इन द एग्जामिनेशन। ये बस एक इंडिकेशन है, एक तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर एग्जाम सेंटर में होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे ये सब चीजें ना लिख पाओ या इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक हो जाए। दैट इज ऑल कंप्लीटली वैलिड, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं और इसी वजह से सिर्फ हम एक तरीका देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आगे जाते हुए, सो दैट हमारा एग्जाम के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो सके। दैट इज ऑल आई वांट टू से बिफोर स्टार्टिंग। शुरू करते हैं डिस्कशन। जो जनरल स्टडीज 2 का पेपर है उसमें 16 क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी, गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस में से। अब गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को मैं एक ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूं या कंपोनेंट की तरह ट्रीट करता हूं, और जो कोर पॉलिटी है उसको हम सेपरेट रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए वर्थ 110 मार्क्स, और गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में से 7 क्वेश्चंस आए वर्थ 90 मार्क्स। सो जो टोटल वेटेज बन गई वो 200 मार्क्स की बन गई 250 में से। अब कुछ थीम्स या कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो थे थीमेटिकली रिपीटेड थे, बट अगेन थीमेटिकली रिपीट होने का ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपने आंसर्स को मोल्ड नहीं करोगे, और यही मेरा आज का मेन कंपोनेंट ऑफ डिस्कशन है। जो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, that may be different from what was asked in the previous year question. So previous year question is a good way to start your preparation. It helps you build the base of your preparation. But actual जब आप आंसर लिखते हो वो completely previous year question की कॉपी नहीं हो सकता है, और same goes for the question also. रिपीटेड थीम्स में वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के बारे में 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और उसके स्कोप के बारे में कई बार पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जुडिशियल एक्टिविज्म हैज आल्सो बीन आस्क्ड अर्लियर। कैबिनेट सिस्टम के बारे में एक बार सवाल पूछा जा चुका है, और प्रीलिम्स में भी कैबिनेट सिस्टम के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस तो बहुत ही रिपीटेड थीम है, तो इसको तो हम वैसे ही तैयार करते हैं, सब लोग तैयार करते हैं उसको। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि 3 देश तो पक्का से ही कंपैरिजन में याद करने, एक यूके, एक यूएसए और दूसरा फ्रांस, तीसरा फ्रांस। तो इन्हीं के बीच में घूमता रहता है वो कंपैरिजन में। इस बार यूएसए से सवाल पूछ लिया है। सेम गोज फॉर गवर्नेंस एज वेल। पावर्टी, माल न्यूट्रिशन और उसका जो रिलेशन है उसके बारे में सवाल पहले भी आ चुका है। ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, अगेन रिपीटेड थीम और बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए। अब आते हैं क्वेश्चंस की लिस्ट पे और उसको डिस्कस करते हैं। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के सेपरेट आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम कोर पॉलिटी, जिसमें 9 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स as suggested by various committees with particular reference to one nation one election principle। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय कमिटीज। इसका मतलब बिफोर यू रीच दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एड्रेस करना है ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन आपके आंसर के सेकंड पार्ट में आएगा, लेकिन आपके आंसर के फर्स्ट पार्ट में आपको ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बताना चाहिए। खास तौर पे वो लोग जो अगले साल या उसके बाद मेंस लिखने वाले हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें। अब इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ब्रॉड नीड या रिक्वायरमेंट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन इज कि आप अगर पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना चाहते हो तो आप कैबिनेट की जो रीसेंट एक्सेप्टेंस दी गई है रामनाथ कोविंद पैनल के रिकमेंडेशंस को, उसके बारे में बात कर सकते हो।
To introduce you have these two options. There can be third, fourth, fifth options as well. But I am just saying कि मैं अगर एग्जाम लिख रहा होता तो मैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता. ओवर द ईयर्स मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं मेंस के, जिसमें से 2 बार मैं इंटरव्यू दे पाया हूं, तो कुछ हद तक मुझे आइडिया हुआ कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, बट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन. माय एंडेवर इज जस्ट टू शेयर दोज थिंग्स विद यू, दैट्स ऑल. सबसे पहले तो अगर आप आंसर लिख रहे हो तो पहले तो आपको नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बताना है ना, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है. फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस के बाद और ज्यादा जाहिर हुई. पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज्यादा है. अगर आप एमपीज एमएलएस को देखोगे या कंटेस्टेंट्स को देखोगे तो हाई परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स पार्टिसिपेट करते हैं. एमसीसी या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होना. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कई चीजें जो करप्ट प्रैक्टिसेस में लिंक की गई हैं उसको बार बार रिपीटेड तरीके से होना, लेकिन ईसीआई का उसके ऊपर डिसीजन ना ले पाना. इलेक्शन कमीशन, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी सिलेक्शन से रिलेटेड रिफॉर्म्स, और वोटर आइडेंटिफिकेशन और पार्टिसिपेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स, ये हमारी आवश्यकताएं रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि अभी अभी जनरेट हुई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी रिक्वायरमेंट्स रही हैं. देन यू कैन मेक अ स्मॉल टेबल इन विच यू मेंशन द कमिटीज. ये जनरली जब हम इलेक्शंस पढ़ते हैं, आरपीए पढ़ते हैं, तो हम ये कमिटीज के बारे में पढ़ते हैं. तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू दैट यू कैन ऐड द वेरी रिसेंट रामनाथ कोविंद पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2023. इनकी रिकमेंडेशन में आप डिटेल में नहीं जा सकते हो. क्यों? क्योंकि 150 शब्द लिखने हैं ना. मैं ऐसे तो नहीं लिख रहा हूं इलेक्शंस के ऊपर, तो मैं सिर्फ एक टेबल बनाऊंगा और टेबल के सामने एक एक या 2-2 फ्रेजेस में बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर कमिटी किससे डील करती थी. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन, ये हमने करना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर इशू, आप अगेन एक टेबल बना सकते हो, एंड इट इज गुड बिकॉज आपकी स्पेस मैनेजमेंट अच्छी होती है जब आप टेबल बनाते हो, और कोई बुराई नहीं है टेबल बनाने में. आप बताओगे कि नीड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, बिकॉज द कीवर्ड हियर इज नीड फॉर ऑल दीज रिफॉर्म्स. तो वन नेशन वन इलेक्शन को आप खुल के बता सकते हो कि हम परपेचुअली इलेक्शन साइकिल में रहते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो काफी हद तक सेव होगा, ऐसा लोकसभा की कमिटीज ने भी बताया है. गवर्नेंस बैक सीट पे रहता है जब इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो रहा होता है, जिसके दौरान नई स्कीम्स और पॉलिसीज इनिशिएट नहीं की जा पाती हैं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि बार बार इलेक्शन नहीं होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप 5 साल तक एक स्टेबल तरीके से सरकार चला सकते हो, दोनों सेंटर और स्टेट लेवल पे. और सिक्योरिटी पर्सोनेल, जो सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जवान हैं या पुलिस प्रशासन है, उसको बार बार एक्शन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 साल में एक ही बार पड़ेगी. लेकिन इसके चैलेंजेस भी आप इसी टेबल में साथ के साथ बता देना कि फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट्स को खतरा हो सकता है, खासतौर पे नेशनल इश्यूज और लोकल इश्यूज जब कन्फ्लेट हो जाएं. कन्फ्लेट मतलब कि उनको ओवरलैप कर दो और आप नेशनल इशू के बेस पे स्टेट के इलेक्शन में वोट दे दो. ये अपने आप में एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज है, जिसके लिए हम लास्ट में सजेशन में बोलेंगे कि पहले एक पायलट प्रोग्राम रन किया जाए. लोकल बॉडीज की बात करें तो लोकल बॉडीज कि इलेक्शंस को कैसे करना है, क्या उसको 100 डेज के बाद करना है जैसे रामनाथ कोविंद पैनल ने कहा है, तो फिर ये साइमल्टेनियस हुए या नहीं हुए. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन से करने हैं, किन में स्टेट्स का एग्रीमेंट लेना है, इसके ऊपर चर्चा होनी बाकी. और अल्टीमेटली एक और पॉइंट है एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी. हमारे देश में कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है. जब मैं पीपल डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं, यहां पे यही होगा, हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो सिर्फ 5 साल बाद ही जनता के पास आपको जाना पड़ेगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और आपने कुछ गलत फैसले लिए होते हैं, उसका परिणाम आपको 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद स्टेट के इलेक्शन में फेस करना पड़ता है, जो कि अब नहीं होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगी. सो एंड में क्या करना है, कंसेंसस बिल्डिंग, पायलट प्रोग्राम रन करने की कोशिश, और लोकल बॉडीज का सेपरेट इलेक्शन करना है या नहीं करना है, इस पे कॉल लेनी बहुत ज्यादा जरूरी. दैट इज द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डेटा पता होता है, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड मीट करनी है. ऑल्सो बिकॉज इट्स जस्ट अ 10 मार्कर.
तो इसीलिए अगर आप स्पेसिफिक बातें नहीं करोगे, जैसे आप लोक अदालत की कॉम्पोजिशन, उसके जजेस की क्वालिफिकेशन, अगर इसके बारे में बताने लग जाओगे तो आपका टाइम बहुत व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ ये बताना है कि लोक अदालत और ये आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल क्या करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन ओनली। 5.5 करोड़ के आसपास हमारे जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है, जिसकी वजह से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बहुत अप्रिशिएटेड है। लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ये दोनों वही प्रोवाइड करते हैं। दिस इज हाउ यू स्टार्ट। प्लीज टेक अ नोट दैट व्हेनेवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन आंसर, डू नॉट यूज मोर देन 2 लाइन्स। ये अपनी जिंदगी का थंब रूल बना लो जब तक यूपीएससी मेंस दे रहे हो, है ना। जिंदगी का तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, तो थंब रूल बना लो कि 2 लाइन से बियॉन्ड अपन नहीं जाएंगे। बॉडी, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विल फर्स्ट टॉक अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं। क्यों? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के तहत इन्हें बनाया जाता है। इनका काम मीडिएशन, कंसल्टेशन और कंसीलिएशन पे होता है। मतलब ये कोशिश करते हैं कि आप 2 पार्टीज आपस में किसी तरीके से एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे रीच करें, है ना। तो इनका फोकस उस पे होता है। अभी मैं आर्बिट्रेशन के बारे में बताऊंगा, तो आर्बिट्रेशन इज मोर क्लोजर टू अ फॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करता हूं तो यहां पे कोर्ट है यानी जुडिशियरी है, तो यहां इसके थोड़ा सा करीब आर्बिट्रेशन है और इसके थोड़ा सा दूर जाके लोक अदालत है। तो आप ये ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, और अल्टीमेटली यहां नेगोशिएशन लिख सकते हो। तो यहां ड्रॉ करके ये वाली एरो पे आप बता सकते हो कि फॉर्मेलिटी और लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। तो आर्बिट्रेशन इज मोर फॉर्मल एज कंपेयर टू लोक अदालत। विल सी व्हाई। तो कंस्टिट्यूटेड बाय नालसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी एटसेट्रा। लोक अदालत दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनता है, लेकिन क्रिमिनल में वो सिर्फ कंपाउंडेबल केसेस सुनता है। कंपाउंडेबल का मतलब वो केसेस जिसमें आपस में सेटलमेंट हो सके। मर्डर केसेस, किडनैपिंग केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस ये लोक अदालत नहीं सुनेगा, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग नहीं होती। कंपाउंडेबल का मतलब है कि जिसमें दोनों पार्टीज आपस में आके सेटल ना कर सके। मर्डर कर दिया तो सेटल नहीं कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज स्टेट विल टेक इट्स कोर्स। डिसीजन इसका बाइंडिंग होता है अगर पार्टीज एग्री करती हैं, दोनों पार्टीज एग्रीमेंट पे साइन करती हैं और फिर डिसीजन बाइंडिंग हो जाता है। इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती है। तो लोक अदालत के अवार्ड के अगेंस्ट आप अपील नहीं करते हो। परमानेंट एंड टेम्पररी दोनों टाइप की लोक अदालत बनती है। कुछ अदालत परमानेंट लोक अदालत होती हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सर्विसेज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का एक्ट अलग है। दे आर फॉर्म्ड अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996। इनका मैकेनिज्म ज्यादा फॉर्मल होता है एज कंपेयर टू लोक अदालत, और इनका जो जजमेंट होता है उसको अवार्ड कहते हैं। इट इज कॉल्ड अवार्ड। व्हाई? बिकॉज बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू अ ट्राइब्यूनल गिविंग देम अवार्ड। द अवार्ड इज बाइंडिंग, डिसीजन इज बाइंडिंग, बट इट कैन बी चैलेंज्ड इन लॉ। तो आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली लाया गया था, जिसमें यह स्पेसिफाई किया गया था कि कौन सी स्टेजेस पे आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है। इस आंसर में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उस जानकारी की रिक्वायरमेंट नहीं। अब दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली आंसर हो रहा है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में कभी भी क्रिमिनल केसेस नहीं जा सकते, चाहे वो कंपाउंडेबल हो या नॉन कंपाउंडेबल हो। ओनली एंड ओनली सिविल डिस्प्यूट्स आर हर्ड इन बोथ ऑफ दीज। नाउ अगर आप इन 2 पैराग्राफ में या 2 सब हेडिंग में आंसर कंक्लूड कर लोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी देना चाहते हो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दीज, तो आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू, छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू ये बता सकते हो कि इन दोनों टाइप की संस्थाएं और ओवरऑल एडीआर का क्या चैलेंजेस हैं भारत में। आई नो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, एंड आई नो कि इससे बेहतर मतलब आप ऑलरेडी इससे करके क्लोज करके खत्म कर सकते हो आंसर, बट द पॉइंट इज दैट एटलीस्ट यू शो दैट द आइडिया ऑफ एडीआर इज हैविंग सर्टेन चैलेंजेस इन द कंट्री, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आपके यहां पे पॉइंट नहीं बन रहे होंगे, अगर 2-2 पॉइंट ही बन रहे होंगे 5-5 की जगह, जैसा कि हमने यहां पे दिखाया है, तो आप एटलीस्ट कुछ लिख के आ जाओ। दिस इज ऑल्सो सम टेक्निक दैट यू कैन यूज, एटलीस्ट हाफ मार्क आपको एडिशनल मिल जाए। Third question is about the cabinet system. Cabinet system has practically resulted in marginalization of parliamentary supremacy. Elucidate.
मतलब एक्सप्लेन। नाउ क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट सिस्टम ग्रो हुआ है जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मार्जिनलाइज हो गई है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में यह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब सुप्रीमेसी तो या सॉवरेंटी तो अल्टीमेटली जनता की है। इवन देन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग शुड बी एज एन अकाउंटेबिलिटी मैनेजर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वो इंश्योर करे कि एग्जीक्यूटिव रूल्स के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कैबिनेट सिस्टम एक्सपैंड होता है, अगर कैबिनेट की पावर्स वर्चुअली एक्सपैंड होती है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो कुछ एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, थ्योरेटिकली नो लॉ इज इंक्रीजिंग द पावर ऑफ कैबिनेट, देन व्हाट इज हैपनिंग कि कैबिनेट सिस्टम जो है वो ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन इंस्टेंसेस इन रीसेंट ईयर्स। डोंट यूज द टर्म लाइक लास्ट 10 years or last two tenures of the government, because then it would seem that you are a critique of the government. It should never look like that. You should look as like an unbiased citizen who is just telling कि recent years में there has been some observations. क्या observation है? बहुत सारे ordinances का इस्तेमाल होना सेंट्रल लेवल पे खास तौर पे, और इवन इन स्टेट लेवल, बट यहां पे क्योंकि पार्लियामेंट की बात हो रही है तो सेंटर को प्राथमिकता देंगे। सेकंड, पार्लियामेंट का कैलेंडर, पार्लियामेंट कब बुलाई जाएगी, कब उसकी मीटिंग होगी, ये तय होता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, और वहां से फिर नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट जारी कर देते हैं। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस की कमी देखने को मिली है, लैक ऑफ प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। कानून ड्राफ्ट करने से पहले जो कंसल्टेशन का लेवल होना चाहिए था वो नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मतलब कि कौन सा बिल इंट्रोड्यूस होगा, कब है ना, कब हम क्या डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर भी कैबिनेट का खासा रोल रहता है। कैबिनेट के रोल की वजह से प्राइवेट मेंबर बिल्स पास नहीं हो रहे, और ये रीसेंट फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना 1970 से 80 से देखा जा रहा है कि प्राइवेट मेंबर्स जो बिल लेके आते हैं दे आर नॉट गेटिंग पास्ड। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर यदि आप डिसेंट शो करना चाहते हो, इफ यू वांट टू शो डिसेंट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ योर गवर्नमेंट, इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर डिफेक्शन। इन सब कारणों की वजह से आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ठेस पहुंची है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर द एग्जाम, जब ये बोला गया था कि पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। दिस क्वेश्चन इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली। हैविंग सेड दैट, प्लीज also talk about that cabinet system is important. कैबिनेट सिस्टम ऐसा नहीं है कि गलत है, क्योंकि कैबिनेट सिस्टम क्विक और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग अलाउ करता है, डेलिब्रेशन और डिस्कशन के लिए कमिटीज वहां पे भी है, और ये फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट। बट वी नीड टू रिकंसाइल कैबिनेट विद द पार्लियामेंट। उसके लिए आप 2 या 3 पॉइंट देंगे तो बेहतरीन रहेगा। जैसे पार्लियामेंट का एक फिक्स्ड कैलेंडर रख लो, मिनिमम नंबर ऑफ डेज रख लो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ बिल्स रख लो जो पार्लियामेंट को रेफर करेंगे, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन को के लिए एक पॉलिसी बना लो। ऐसे करके 4 पॉइंट दे दोगे तो आपका आंसर बेहतरीन तरीके से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एनविसेज किया था। दिस इज हाउ यू विल कंक्लूड दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट सीएजी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना, अगेन दैट इज द की। Duty of the CAG is not merely to ensure the legality of expenditure, but also propriety of expenditure. अब कई बार हम CAG ऑडिट्स या CAG की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी CAG इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्वाइस अर्लियर इट हैज बीन आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन. Always, whenever we talk about introducing an answer in polity and governance, we try to go to our basic articles of the constitution, constitutional amendments, or the judgments of Supreme Court. Sometimes presidents and prime ministers address or speeches, they can be used. Now here we introduce it by article 148 and CAG's duties, powers and conditions of service act 1971, which actually define what the CAG is supposed to do. Now in 2012 Arvind Gupta judgment, Supreme Court has given this particular comment. सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट दिया है कि सीएजी का काम सिर्फ एक्सपेंडिचर की लीगैलिटी चेक करना नहीं है। लीगैलिटी मतलब
कि क्या जिस कानून के अंदर वो एक्सपेंडिचर किया गया है उस कानून के प्रावधानों के हिसाब से किया गया है, और क्या प्रॉपर तरीके से जिस जगह बोला गया था वहीं एक्सपेंडिचर किया गया है, दैट इज लीगैलिटी। बट प्रोप्राइटी मीन्स दैट यू लुक एट द इफेक्टिवनेस, you look at the outcome of that expenditure, you look at the negative externalities of that expenditure। मतलब आप एक तरीके से ये कह रहे हो कि कहीं क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में भी टिप्पणी देना जरूरी है, नॉट जस्ट कि अकाउंट मैनेज हो गए, 0 बैलेंस आ गया तो हो गया, नहीं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, उसके आउटकम के ऊपर कमेंट करना, यह भी सीएजी कर सकता है और करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चंस डिमांड। तो आप लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में बात करोगे। लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जब ढूंढते हो तो उससे आपको मिस एलोकेशन पता लगते हैं, है ना, कि आपने जो फंड खर्चा करना था, जिस पर्टिकुलर सब हेडिंग में करना था वहीं किया है या कहीं और किया है, दिस इज लीगैलिटी, है ना। वीड आउट करप्शन, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम भी ऐसे ही पकड़ा गया था कि कोई चीज खरीदने के लिए खर्चा किया गया है लेकिन उसकी जगह कोई और चीज ले आए हो, है ना। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स, दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 279। ये सीएजी की कैलकुलेशन है कि अगर आपने नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना है, जिसको आप अल्टीमेटली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से शेयर करते हो, पब्लिक अकाउंट कमिटी को असिस्ट करने के लिए, और फिस्कल प्रूडेंस मतलब कि इतना पैसा था उसको यहां खर्च कर दिया गया और उसको बकायदा जहां पे कानून कह रहा था वहीं खर्चा किया गया, वहीं पे इस्तेमाल किया गया, तो इससे पता लगता है कि लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर सही है नहीं। बट इवन मोर इंपॉर्टेंट इज द प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर में आप 3 चीजों पे ध्यान देते हो, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ आई एम वेरी श्योर कि व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड व्हेन यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दीज 2 टर्म्स, लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी, मे बी आपके पास एक कीवर्ड ना आ पाए, लेकिन जनरली आप जब प्रिपरेशन स्टेज में होते हो तब इनके ऊपर काम कर सकते हो। अगेन, जो मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था उसको नोट कर लीजिए। ऑडिट ऑफ लॉट ऑफ स्कीम्स and performance audit of a lot of schemes can be given as example, and example के तौर पे ही नहीं, आप उसकी इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट कर सकते हो। जैसे रेलवेज का जब सीएजी ऑडिट करता है और रेलवेज का परफॉर्मेंस ऑडिट करता है तो वो सेफ्टी को भी, लोगों की जान बचाने के ऊपर भी काम करता है। अगर आप सिर्फ इतना बताते हो एज अ सीएजी कि जितना खर्चा करने के लिए बोला था उतना हो गया है, तब तो ठीक है, लेकिन एज अ सीएजी अगर आप ये बताते हो कि सेफ्टी का इतना परसेंटेज था और आपको इसे बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी का इतना परसेंटेज खर्चा किया लेकिन तब भी एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं लगाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ सच थिंग्स आर पॉइंटेड आउट बाय द सीएजी इट कैन सेव लाइव्स, एंड दैट इज व्हाई परफॉर्मेंस ऑडिट और प्रोप्राइटरी ऑडिट इज रिक्वायर्ड। इसीलिए जब भी अभी रिसेंटली आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो सीएजी का ऑडिट था उसने बताया, और हमने हेल्थ के अंदर पढ़ा है वो, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि भाई देखो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसके अंदर बहुत सारे फेक बेनिफिशियरीज हैं, इनएलिजिबल लोग हैं जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक ही नंबर पे बहुत सारे लोगों को जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर परफॉर्मेंस ऑडिट करने से पता लगती हैं तो लोगों की जान भी बच सकती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कमेंट ऑन, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव करने का कोई फायदा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, टेंडेंसी होती है सब जगह मॉडल आंसर देखोगे, हर किसी आंसर में आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट फॉर। अरे कमेंट करना है, कमेंट कर दिया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, कितना लिखोगे उसमें। प्रैक्टिकली आपको मॉडल आंसर जो है ना प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, नॉट कि बहुत जिस आंसर में बहुत जितना ज्यादा कंटेंट है उतना बेहतर है, नहीं, प्रैक्टिकली आप सोचो। तो एंड में कंक्लूड करोगे दैट डॉक्टर बी आर अंबेडकर की स्टेटमेंट है, सीएजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन दिस एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज व्हाट यू विल क्लोज विद। लोकल बॉडीज का क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है जो सब लोग पढ़ते हैं, बट एक चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस क्वेश्चन में जिसको स्टूडेंट्स फंबल कर सकते हैं, क्या? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज। अब यहां तक तो सब पढ़ते हैं कि लोकल बॉडीज का क्या रोल है गुड गवर्नेंस में, और जब भी गुड गवर्नेंस शब्द आपको दिख जाए तो
कूदने लग जाते हो पेपर में। क्यों? क्योंकि आपको 8 डायमेंशंस ऑफ गुड गवर्नेंस रटी होती हैं। आप अपने आंसर में 8 पॉइंट उसी डायमेंशन के बेसिस पे बना सकते हो, जैसा कि मैंने यहां पे बताया। लेकिन मेरा मेन कंसर्न है कि क्या जो स्टूडेंट एग्जाम लिखने गया है वो अच्छे तरीके से प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज लिख पाएगा? नहीं, मोस्टली नहीं। 2 या 3 पॉइंट लिख पाएगा, क्योंकि वहां सोचने का टाइम नहीं होता है। अभी बाहर आके वो 10 पॉइंट लिख सकता है। जब आप एग्जाम से बाहर आते हो आप 10 पॉइंट लिख सकते हो, विच इज वेरी नेचुरल। बट वहां पे जस्ट अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के 3 से 4 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। डोंट वरी अबाउट इट। ये न्यूज, अब मैं अगेन ये बोलूं कि ये न्यूज़पेपर में आया था इसलिए पूछा है और इसलिए आपको आना चाहिए था, इट्स फुलिशनेस। इट इज एब्सोल्युटली फुलिशनेस कि मैं बोलूं कि तमिलनाडु की न्यूज पढ़ लेनी थी और उसमें वो लोग एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस कर रहे थे, जिसकी वजह से सवाल पूछा गया है और जिसकी वजह से आपको पहले से आना चाहिए था। नॉट हैपनिंग। तो एग्जाम के अंदर आपको इंप्रोवाइज करना पड़ता है। अब प्रोज एंड कॉन्स में अगर ये जो मैंने अपने इंप्रोवाइज तरीके से सोचा। आपके और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूएलबी और आरएलबी को अगर मर्ज किया जाए या रैशनलाइज किया जाए तो उसके बहुत सारे प्रोज हो सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। दूसरा, इलेक्शंस का प्रोसेस सिंपलर हो सकता है। हर लेवल पे इलेक्शन पंचायत में करवाने पड़ते हैं, यहां पे एक लेवल पे ही म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो जाएंगे। सिनर्जेटिक ग्रोथ और स्पिल ओवर डेवलपमेंट। अर्बन एरिया में जो हो रहा है, अल्टीमेटली हम चाहते क्या है कि अर्बन एरियाज की तरह ही रूरल एरियाज बने। तो अर्बन एरियाज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरिया जैसी फैसिलिटी वहां पे हो तो उसके लिए तो बेहतर है। और इकोनॉमिक खर्चा भी कम होने के चांसेस हैं। There is no proof as of now because it's not been done, but ऐसा हो सकता है कि खर्चे कम। कॉन्स क्या है? डीलिमिटेशन एक्सरसाइज दोबारा से करनी पड़ेगी सभी स्टेट इलेक्शन कमीशंस को। अर्बन और रूरल एरियाज के इश्यूज डिफरेंट है। 11th और 12th शेड्यूल और उनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, इसलिए इनको कन्फ्लेट करना गलत होगा। पर्सोनेल यानी कि जो आप रिक्रूटमेंट करते हो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए, दे शुड हैव डिफरेंट स्किल सेट। तो पॉपुलेशन डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, स्किल सेट डिफरेंट है, इसलिए ये पर्सोनेल की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्राइबल एरियाज और पेसा एक्ट के अंदर जो एरियाज है वहां पे इसको कैसे किया जाएगा, और अल्टीमेटली क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको ये अलाउ करती है? क्योंकि 73rd और 74th अलग से इसलिए अमेंडमेंट लाए गए थे ताकि रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को अलग तरीके से डील किया जाए और उनको अलग आर्टिकल्स में पोजीशन मिले। क्या आप चाहते हो कि उसे कन्फ्लेट किया जाए? सो अल्टीमेटली इसमें अगेन कंसल्टेशन, पायलट प्रोजेक्ट, ये करने के बाद ही इस पे कोई हम डेफिनेटिव रिप्लाई दे सकते हैं। यहां खत्म होते हैं आपके 10 मार्कर। अब आते हैं 15 मार्कर्स पे। 15 मार्कर पे पहला क्वेश्चन था राइट टू प्राइवेसी के बारे में। अगेन यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, दिक्कत शुरू होती है यहां पे। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. Explain. This is so much favorite topic of UPSC कि उसने घिस दिया ऐसे प्रीलिम्स में और अल्टीमेटली मेंस में, लेकिन फिर भी बार बार रूप बदल के सवाल पूछता है। अब पहले पार्ट में आप अगेन स्टार्ट करोगे पुट्टास्वामी जजमेंट से, जहां पे ये सारी कहानी जो है वो शुरू हो रही है। पुट्टास्वामी जजमेंट के 9 जजेस के बेंच ने यह कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। उसको डिक्लेयर करने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया, जिसमें प्रीएम्बल, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब इन्वॉल्व थे कि प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये सारी चीजें उसने यहां पे लिख दी, आपने भी लिखनी है क्योंकि ये वही एक्सप्लेन करने को कह रहा है। बट यू विल ऑल्सो पॉइंट आउट दैट प्राइवेसी इज नॉट गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट राइट। ये भी पुट्टास्वामी जजमेंट ने कहा कि प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और 2018 की आधार जजमेंट में, आधार केस जजमेंट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के अंदर आप फिंगरप्रिंट ले सकते हो, आइरिस स्कैन ले सकते हो और वो प्राइवेसी का वायलेशन नहीं माना जाएगा, तो उसने कहा कि ट्रिपल टेस्ट करके देख लो, और अगर वो ट्रिपल टेस्ट फुलफिल होता है तो आप प्राइवेसी वायलेट कर सकते हो। Privacy may be violated in certain circumstances when you fulfill the triple test. What is triple test? Number one, there is a law which mandates this violation of privacy. Second, there is legitimate state aim.
Just like in case of Aadhaar, the legitimate state aim is providing free ration, free welfare schemes to the people. And third is proportionality. Proportionality means कि जितनी जानकारी उतनी ही जानकारी कलेक्ट कर रहे हो जितना स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पूछ रहा हूं ताकि आपको आधार कार्ड मिल सके, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पूछ रहा हूं ताकि आपको फ्री राशन मिल सके, दैट इज वायलेशन ऑफ प्रिवेसी. ठीक है, दैट इज वायलेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो ट्रिपल टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से ही वायलेशन हो सकती है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत लोगों को नहीं आता होगा, और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी डिटेल में इसके बारे में, जजमेंट्स के बारे में नहीं पता था. तो अगर मैं एग्जाम के अंदर लिखता तो मैं जनरली बात करता अबाउट दिस प्रोपोर्शनैलिटी ओनली. इसी को एक्सटेंड कर देता कि पैटर्निटी टेस्ट जनरली डील करता है एविडेंस से. ठीक है, बहुत सारे एविडेंस चाहिए होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस के अंदर हो, चाहे वो सिविल केसेस के अंदर हो, यानी पैटर्निटी सूट्स के अंदर हो, टू डिटरमिन प्रॉपर्टी राइट्स, है ना. तो ज्यादातर ये सिविल सूट्स में यूज होगा पैटर्निटी, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स असर्टेन करने हैं. तो यहां पे भी केस बाय केस बेसिस पे आप पैटर्निटी टेस्ट अलाउ करो, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता होता, ये तो मैंने बाद में रिसर्च किया ना, लेकिन जब मैं पेपर देने गया हूं तो मैंने ये नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जनरली आप ये नहीं पढ़ते हो. ये न्यूज में भी या जजमेंट्स में भी 2022 में आया था, 2021 में आया था. इट वॉज नॉट इन न्यूज इन 23 और 24. सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको ये पता होगी. ये तो मैंने आगे फ्यूचर कैंडिडेट के लिए बोल दिया है. तो ये एडमिट करना जरूरी है कि हम कई कुछ पार्ट्स, कुछ कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन में भी रिएक्टिव टू अस एंड वी नीड टू अडेप्ट टू दैट. तो ये भावनी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा हो या अशोक कुमार जजमेंट हो, जिसमें पैटर्निटी टेस्ट के बारे में बात हुई है, वहां पेपर में जाके यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपने लिखा होगा. 1, 2, 3 स्टूडेंट हो सकते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है. इट्स नॉट अ डिफरेंस क्रिएटिंग थिंग. What you need to understand is the law relating to DNA testing in India is governed by Indian Evidence Act. इतना तो जनरली जानकारी रहती है. अब अगेन, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, आपको किसी ना किसी तरीके से सजेशन भी देना पड़ सकता है ना, कि बिकॉज जितना आता है उतना ही लिखोगे ना पेपर में. सो कंक्लूड करने से पहले आप ये बताओगे कि बेहतर एविडेंशियरी क्वालिटी ऑफ डीएनए टेस्टिंग, safeguards to privacy can be provided in DNA technology regulation bill which was recently withdrawn. recently DNA technology, DNA data bank, ये वाला बिल आया था ना, तो उसके बारे में आप यहां पे बात कर सकते हो कि अगर बेहतर सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए उस कानून में और उसे दोबारा से रिकंसिडर किया गया, तो शायद पैटर्निटी टेस्ट के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार ही, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही पैटर्निटी टेस्ट के थ्रू प्रिवेसी वायलेट करें, अदरवाइज प्रिवेसी बची रहे. ठीक है, तो वे फॉरवर्ड दे दोगे इसमें कि प्रिवेसी के सेफगार्ड्स डाल दो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कंप्लाई करो, और डीएनए टेक्नोलॉजी यूज और एप्लीकेशन बिल को फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकंसिडर करो. दैट्स इट, बस. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कंटेंट कम हो सकता है, विच इज वेरी लेजिटिमेट, और ये कई बार पूछते हैं वो लोग. इनको प्रोपोर्शनैलिटी की नहीं पड़ी, ये 15 मार्कर वाले में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें ज्यादा कंटेंट नहीं होता है, तो अब खुद से ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है कई बार. इसके लिए मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं मेंस के, अगर हम टेस्ट लगाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं. अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी एक्सपेक्टेड, सेंटर स्टेट रिलेशंस. बस आपने ये देखना है, ध्यान देना है कि ये रीसेंट चेंजेस की बात कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट ने जो किए हैं. तो रीसेंट कैन बी 5 years, 3 years, 4 years, एनीथिंग, इवन 10 years, क्योंकि इसने रीसेंट शब्द यूज किया है. रीसेंट अगर इंडिया की हिस्ट्री में देखा जाए तो 10 साल भी रीसेंट है. तो जीएसटी, नीति आयोग, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का खत्म होना, कुछ ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस होना जिसमें एमओयू साइन करना पड़ता है और जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर है या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर है, जैसे पीएम श्री, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर, वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना. नेट बोरोइंग लिमिट, ये बहुत चर्चा में था. ठीक है, केरला वाला. एनआईए अमेंडमेंट एक्ट, द इंफ्रिंजमेंट ऑफ सो कॉल्ड पुलिस वर्सेस सेंट्रल एजेंसीज, फार्म लॉज विच वर लेटर रिपील्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट. तो ये सारी चीजें रीसेंट ईयर्स के अंदर चेंज हुई है. इसको और बेहतर फ्रेमवर्क में अगर आपने करना है तो जैसे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो, फाइनेंशियल डोमेन में
लेजिस्लेटिव डोमेन में और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में क्या चेंजेस किए गए हैं उसकी सब हेडिंग भी बना सकते हो, ठीक है। अगेन सेकेंड पार्ट इज सजेस्ट मेजर्स, तो वो सजेस्ट मेजर्स सिंपल आपने पढ़े ही होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में, सो आई नीड नॉट डिस्कस दिस टू मच। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग को एक फोरम की तरह इस्तेमाल करो। इंटरस्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 के अंदर बनाई जाती है उसे ऑपरेशनलाइज करो और उसकी मैंडेटरी मीटिंग्स कराओ। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करो। गवर्नर की अपॉइंटमेंट में जो सरकारिया और पुंछी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उन्हें मानो। ये सारी चीजें आप बता सकते हो बेहतर ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। सो नॉट अ क्वेश्चन दैट नीड्स अ लॉट ऑफ इलैबोरेशन। बस ये याद रखना कि रीसेंट टाइम्स में तीनों डोमेन में बात करनी, एक में रिस्ट्रिक्ट मत हो जाना, है ना, या बहुत रीसेंट की जरूरत नहीं है, आप 10 साल पीछे जा सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ PIL इन इंडिया। हैज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। तुम्हें क्या पता, क्या आपने वर्ल्ड की सभी जुडिशरी के बारे में पढ़ लिया है और अब आप इंडिया को मोस्ट पावरफुल बोल रहे हो? बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पता ही नहीं है। अब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हो तब तो सही है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल में तो पक्का आते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी जुडिशरी नहीं है जिसके जजेस खुद को सेलेक्ट कर रहे हैं या खुद को अपॉइंट कर रहे हैं। इवन द यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, जिसके पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशनल और रिव्यू पावर्स हैं, ब्रॉडर रिव्यू पावर्स देन आवर कंट्री, वहां के जजेस की अपॉइंटमेंट भी वहां की सेनेट के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल तो हम कह सकते हैं इंडिया को, लेकिन इज इट द मोस्ट पावरफुल? वी आर नॉट इक्विप्ड टू से दैट। तो आप ये टर्म यूज करोगे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी, rather than agreeing that has Indian Supreme Court become most powerful judiciary। ये कोई वो नहीं है कि आप क्योंकि नेशनल प्राइड हो जाएगा ये इंडिया नंबर 1 पे आता है, इसका उस सेंस में मतलब मत लेना। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन PIL को डिफाइन कर देना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में PIL की एक छोटी सी टाइमलाइन दे देना कि ये जी फलाना केस हुए थे जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से बहुत बेनिफिट हुआ। नो नीड टू एक्सप्लेन दीज केसेस, दिस इज जस्ट अ टाइमलाइन, अ डायग्राम दैट यू विल ड्रॉ। देन व्हाई PIL इज नीडेड, क्यों चाहिए PIL, और सॉरी चाहिए नहीं, क्यों PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ग्रो हुआ, ठीक है। ये बेसिक आप पढ़ते हो, है ना, कि रिट पावर्स की एक्सपेंशन होना, स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 उसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया, आर्टिकल 142 द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस उसका सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल जुडिशरी से सीखा, USA वगैरह से। LPG गैस सिलेंडर नहीं है, LPG है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब हमने LPG रिफॉर्म्स लाए और 80s के बाद से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया तो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन और ज्यादा वल्नरेबल हो गए, क्योंकि इनइक्वालिटीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब चीजें बढ़ गई। जब ये सब चीजें बढ़ी तो लोग जुडिशरी के पास ज्यादा जाने लगे, क्योंकि सरकार खुद ही फैसिलिटेट कर रही थी प्राइवेट सेक्टर को। तो अब जुडिशरी एक रास्ता बच गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच में डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम द अदर्स। इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट द जुडिशियल प्रोसेस, ट्रस्ट इन द जुडिशरी बिकॉज ऑफ सक्सेस। एक बार अगर जुडिशरी ने कोई ऐसा फैसला सुना दिया जिसके अकॉर्डिंग दे कैन से कि चलो अब से जो है गरीब लोगों को राशन मिलेगा, या अब से जो है इलेक्शंस के अंदर देयर विल बी नो क्रिमिनलाइजेशन, तो एक देख के ट्रस्ट फैलता है कि अच्छा हम भी जाते हैं, हमारे भी राइट्स मान लिए जाएंगे। सिविल सोसाइटी का एक्टिव रोल, ADR, PUCL, ये सब सिविल सोसाइटी, दीज आर द रीजंस। इज द इंडियन जुडिशरी मोस्ट पावरफुल? यू हैव टू गिव बोथ आर्ग्यूमेंट्स। टू सम एक्सटेंट इट इज पावरफुल बिकॉज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है ना, और एक्सपैंडेड स्कोप हो चुका है 142(21) का, बट ऑन द अदर हैंड इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर इट इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो इसमें आप मना कर सकते हो कहने से कि दिस हैज एक्सपैंडेड जुडिशियल पावर, दिस हैज लेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म, बट you cannot, it is very difficult to ascertain whether Indian judiciary is the most powerful judiciary, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेसिक सा है। इंडिया सेकुलर स्टेट कैसे है ये डिस्कस करना है, और इसे US के सेकुलरिज्म से कंपेयर करना है। अब आपने चाहे संविधान नहीं पढ़ा है US का,
ठीक है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप सीधा सीधा इंडिया के संविधान के ऊपर फोकस करोगे पहले, क्योंकि पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही कहता है। तो इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडिया का जो प्रीएम्बल है, इंडिया का जो माइनॉरिटी लॉज है, माइनॉरिटी राइट्स हैं, इंडिया में जो पर्सनल लॉज की फ्रीडम दी जाती है, इंडिया में स्टेट लेड रिलीजियस रिफॉर्म होता है, ये सब चीज़ों के आप सेकुलरिज्म की एग्जाम्पल दोगे, इंडियन सेकुलरिज्म की। फिर टेबल बनाओगे और कंपेयर करोगे इंडिया और यूएस के सेकुलरिज्म को। ये बहुत बार आपने पढ़ा होता है कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या फर्क होता है। ज्यादा फर्क यूएसए और बाकियों में नहीं, ठीक है। तो आप स्टेट हैज नो रिलीजन, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड रिलीजन, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स, स्टेट इज ब्लाइंड टू रिलीजियस आइडेंटिटी, वो माइनॉरिटी भी नहीं देख रहा है। स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, नो इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, इसमें मुझे ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं लगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी अगेन इमेजिनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ज्यादा एम्फेसिस से इस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ते। हम एनजीओज को कवर करते हैं एज अ जनरल, इन जनरल, है ना, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कवर करते हैं जनरली, बट हम ट्रस्ट या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को ज्यादा कवर नहीं करते हैं। ज्यादा मतलब करते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़ते हैं, तो उसी स्पेसिफिक एग्जांपल से ये आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। अब हम गवर्नेंस पे आ चुके हैं, वी हैव रीच्ड गवर्नेंस, ठीक है। तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज। अब इसमें दो डायमेंशंस या दो तरीके से डायमेंशन बना सकते हो, या तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ के जो पैरामीटर होते हैं उसके बेसिस पे डायमेंशन बना सकते हो, या आप वाइटल पब्लिक इश्यूज क्या हैं उसके बेसिस पे डायमेंशन बना सकते हो। तो जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इससे स्टार्ट करोगे, है ना। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट एज पर डीपीएसपी, इससे स्टार्ट करोगे, बट दिस वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम नहीं ले सकते। तो मैंने कंक्लूजन भी उस तरीके से ही डिजाइन किया है कि गुड गवर्नेंस इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, बट उसको वैल्यूएबल पार्टनर्स की जरूरत है, और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आप पहले से ही कंक्लूजन सोच लो तो बेहतर है। इट डज नॉट वर्क इन ऑल क्वेश्चंस, बट इन सम क्वेश्चंस लाइक दिस इट कैन। अब मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है इश्यूज, वाइटल पब्लिक इश्यूज। कौन से वाइटल पब्लिक इश्यूज से डील करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट? खाना बांटना, है ना, तो लंगर सेवा करना, लोगों को खाना खिलाना चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू किया जाता है या नहीं किया जाता है? यस। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे टाटा ट्रस्ट करता है, तो प्राइवेट सेक्टर की भी यहां पे इन्वॉल्वमेंट बता दी। सर्विस या पब्लिक सर्विस डिलीवरी में गैप फिल करता है, विमेन एम्पावरमेंट करता है, पावर्टी एलिविएशन करता है, मार्जिनलाइज सेक्शन, तो बहुत सारे ट्रस्ट काम करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, लेप्रेसी पेशेंट के लिए, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, विडो पॉपुलेशन के लिए। ये हमारे सबसे समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन, तो इनके लिए ट्रस्ट काम करते हैं। शेल्टर और क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं टू द होमलेस पॉपुलेशन, होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पॉपुलेशन। अगर तुम लोग ये चीजें बताते हो तब तो ट्रस्ट जस्टिफाई हो रहे हैं, अदरवाइज यूं ही आंसर लिख रहे हो तो नहीं। रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में ज्यादा काम करने के लिए फोकस, तो ये सारी चीजें आप डोमेन्स के स्पेसिफिक तरीके से बता सकते हो, बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू क्रिटिसाइज देयर वर्किंग, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल है तो है, ये सब काम इन्होंने किया है तो किया है। हाँ, सर्टेन चैलेंजेस दैट दे फेस, उसको आप फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हो कि भाई कुछ चैलेंजेस हैं, फ्लो चार्ट में बता दिए, है ना। चैलेंजेस जैसे कि फंडिंग का चैलेंज, चैलेंज जैसे कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस का चैलेंज, चैलेंज जैसे कि इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, ये 3-4 चैलेंज लिख दो, खत्म, ठीक है। पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट अ विशियस साइकिल विच अफेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल, तो इसका बेस्ट जो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, पावर्टी यानी कि लो इनकम है। पावर्टी, लो इनकम होने की वजह से जो भी महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं उनके पास फूड या खाना सही नहीं होगा, क्योंकि इनकम ही नहीं है तो खाना कैसे खाएंगे। अब उनके परिवार की जो महिलाएं होंगी वो माल नरिश्ड होंगी, माल नरिश्ड होने की वजह से उनका जो फीटस होगा, बेबी न्यूबॉर्न होने वाला होगा वूम्ब के अंदर, वो अंडर नरिश्ड होगा। क्योंकि वो अंडर नरिश्ड होगा इसलिए उसका लो बर्थ वेट होगा। एलबीडब्ल्यू, क्रिकेट वाला एलबीडब्ल्यू मत समझ लेना, लो बर्थ वेट होगा। फिर फिजिकली और मेंटली स्टंटिंग देखी जाएगी बच्चों में, और स्टंटेड एडल्ट्स आएंगे, स्टंटेड फिजिकल एज वेल एज मेंटल, तो फिर उनकी लर्निंग एबिलिटीज नहीं बढ़ेगी और वो लो ह्यूमन कैपिटल उनको मिलने वाला है।
लो ह्यूमन कैपिटल मीन्स दे डोंट हैव स्किल, दे डोंट हैव एजुकेशन, दे आर अनहेल्दी, तो लो ह्यूमन कैपिटल, और इसीलिए उनकी इनकम फिर लो रहेगी, वो जॉबलेस रहेंगे, जिससे वो गरीब रहेंगे। तो ये साइकिल परपेचुएट होती रहेगी। अब इस साइकिल को तोड़ना है, और ये जनरली आप पढ़ते हो। इस साइकिल को तोड़ने का सिंपल 4 स्टेप है। वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, फूड श्योरिटी देना और सोशल सिक्योरिटी देना, जिसको सबको बैक कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी से। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बट यू कैन गो इनटू डिटेल कि वेज एम्प्लॉयमेंट को बेहतर किया जा सकता है, मनरेगा को अर्बन एरियाज के अंदर और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को इंक्लूड करने के साथ किया जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी भी क्रिएट हो रही हैं और आगे भी और क्रिएट हो सकती हैं। इन सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जो भी तुम यहां पे कर रहे हो उन सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, आंसर हो जाएगा। तो अपने डायमेंशंस अगर फिक्स कर लो चीजों को आंसर करने के, खासतौर पे पॉवर्टी, हंगर, माल नरिशमेंट जैसे क्वेश्चंस में, तो आप वहां पे 5 मिनट में 10 मार्कर लिख सकते हो, विच इज अ गुड एडवांटेज टू हैव, स्पेसिफिकली अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन से डील करोगे बाद में। The doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. पूजा खेड़कर, पहला यही नाम आता है ना दिमाग में, है ना? Don't write this name because this is in controversy with UPSC itself. So write certain conduct by certain civil servants in the recent past have eroded the trust of the public in democratic model of governance. This is one way to start. Second way to start is say what is democratic governance. Democratic governance वो सिस्टम होता है जिसमें जो इंस्टीट्यूशंस है, और सिविल सर्विसेज एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, तो जिसमें इंस्टीट्यूशंस इंटरनली और एक्सटर्नली डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं, नॉन करप्ट तरीके से काम करते हैं। यह चीज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होती है। अब अगर जनता को यह नहीं दिखता है, इफ द पीपल डू नॉट परसीव द सिविल सर्वेंट्स, देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर उनको उनकी इंटेग्रिटी और कमिटमेंट के ऊपर सवाल होते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वीक होता है। अगर यह आप लिख पाए पेपर में तो आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। Social contract between the state and the citizens, it weakens, because then they do not go to the state for benefits, for dispute resolution, for grievance redressal, they go to other elements in the society. तो वो स्टेट के पास मदद के लिए नहीं जाता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट इरोड हो चुका है सिविल सर्वेंट से। दैट इज द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस। अगर आपने अपने आंसर में ये लिखा तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर मार्क्स। बेटर मतलब आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आधा 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 करके पूरे पेपर में 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, है ना, या 10 नंबर टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आधा मिल रहा है ना। एनीवे, तो पार्टिसिपेटरी, रिस्पॉन्सिव, ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के हिसाब से आप इस आंसर को कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि डिस्कस करना है, इसलिए प्रोज, कॉन्स, फॉर, अगेंस्ट इतनी टेंशन मत लेना। बहुत सारे मॉडल आंसर में आपको मिलेगा, जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत है वहां बता रहा हूं, ठीक है। तो इस पब्लिक परसेप्शन को रीसेंट टाइम्स में चैलेंज मिला है, ये बात बतानी। करप्शन की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक एलिटिज्म की वजह से, डिस्टेंट ब्यूरोक्रेसी की वजह से, सोशल मीडिया थिएट्रिक्स की वजह से, डिलेज और रेड टेपिज्म की वजह से। तो इसमें क्या करना है? लर्न एंड इनकॉर्पोरेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंप्लीमेंट कमिटी रिकमेंडेशंस, स्ट्रेंथन मिशन कर्मयोगी, बासवान कमिटी, होता कमिटी एक्सेट्रा की रिकमेंडेशंस को दोबारा रिकंसिडर करो, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है जुडिशरी वाला। ये वाला स्टैंडर्ड करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनालिसिस नहीं करना है। देयर इज नो एनालिसिस। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, देयर इज नो एनालिसिस इन्वॉल्व, स्ट्रेट अवे। और मैंने ये क्रैश कोर्स में पढ़ाया था बच्चों को, दैट देयर आर सम इश्यूज रिगार्ड टू एंट्रेंस एग्जाम, और इसके ऊपर सवाल आ सकता है। अब आप कहोगे कि ये तो सब नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन मैं तो अपनी बात करूंगा ना। तो मैंने डिस्कस किया था, ये आई हैड डिस्कस्ड विद देम दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे कम स्पेसिफिकली, क्योंकि एग्जाम का बहुत ज्यादा बैक टू बैक इशू हो रहा था। तो इसलिए ये अगर आप फ्लो चार्ट बना देते कि दीज आर द इश्यूज एंड दैट इज व्हाई दिस वाज ब्रॉट, तो उस बिफोर यू टॉक अबाउट व्हाई दिस वाज, व्हाट वर द फीचर्स, इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम, बढ़िया है फिर, ठीक है। तो अब मुझे इसमें डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड करंट अफेयर है, सबने पढ़ा होगा, तो वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन है ये। फिर आता है सिटीजन चार्टर, अगेन नथिंग टू डिस्कस। सिटीजन चार्टर इज अ मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड थीम। मैं इसका सिस्टर क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं पिछले सालों से। कहां गया भाई, नहीं है क्या?
अच्छा, सिटीजन चार्टर वाले का सिस्टर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिटीजन चार्टर के ऊपर 3 बार सवाल पूछा गया है। तीनों बार वो सिटीजन चार्टर को एक लैंडमार्क इनिशिएटिव बताता है, बट उसके कुछ चैलेंजेस हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर द चैलेंजेस एंड सजेस्ट मेजर्स। बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना सिटीजन चार्टर का। इसमें अगर आप इस तरीके के डायग्राम बताते हो कि सिटीजन चार्टर इज पार्ट ऑफ सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, IS, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से सेवोत्तम मॉडल में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक है सिटीजन चार्टर, एक है ग्रीवेंस रिड्रेसल, एक है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये पिलर, वन ऑफ द पिलर्स है। ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। सिटीजन चार्टर की क्या इश्यूज हैं, ये सेकंड ARC के टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी प्रेजेंटली भी वही इश्यूज हैं। अगेन क्लासरूम में वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, और मैंने एग्जांपल भी दिखाया था। एक हॉस्पिटल का सिटीजन चार्टर जिसके अंदर डेट ही गलत लिखी हुई थी, जिसके अंदर लेजिबिलिटी ही सही नहीं थी, इट वाज नॉट रिटन प्रॉपरली, वो पेन से लिखा था और रिवाइज नहीं कर रहे थे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर चैलेंजेस। और क्या मेजर्स ले सकते हो उसके लिए 7-8 पॉइंट्स अब आपके तैयार होने चाहिए ऑलरेडी जब आप सिटीजन चार्टर पढ़ते हो सेकंड ARC से। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अगेन इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सेवरल वेज एंड फॉर्म्स। जब भी हेल्थ एजुकेशन के ऊपर सवाल आए, एक DPSP चिपका दो। ये मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को कहता हूं। आर्टिकल 47 DPSP स्टेट को यह जिम्मेदारी देता है कि उसने पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है। इट हैज टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को हेल्दी, केयरिंग और सिस्टमैटिक बनाना है। ये दिस इज वर्ड प्ले, ठीक है। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस इज moderate word play at best, but it is good to conclude your answer that to make health care system healthy, caring and systematic, ठीक है। all the relevant stakeholders need to play important role, but state needs to take the lead, because Supreme Court in several judgments, especially during the COVID era, has reiterated time and time again that state has to deliver healthcare. State has to take responsibility. It cannot leave everything to the private sector. Having said that, private sector has to play a partner role. ठीक है। जब when I discussed healthcare, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इन 5 डायमेंशन पे बात कर सकते हो, और इस क्वेश्चन में भी सेम चीज अप्लाई होगी। कैसे? मार्केटाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम से क्या इंपैक्ट पड़ता है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि हॉस्पिटल वहीं बनाएंगे जहां ज्यादा पेशेंट आएगा, ज्यादा पेशेंट शहर में आएगा, क्योंकि विलेज में तो नहीं बनाएंगे, इसलिए एक्सेसिबिलिटी। अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कैसे हो रही है? सिर्फ उन एरियाज में हो रही है जहां मार्केट्स। एब्सेंस ऑफ मैन पावर, रूरल एरियाज में मैन पावर की एब्सेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में काम करना है, डॉक्टर को खींच रहा है वो, है ना। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे डॉक्टर नहीं है, विलेज कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे डॉक्टर नहीं है, तो अगेन मार्केटाइजेशन का प्रॉब्लम। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इसलिए जो रूल्स रेगुलेशंस दे आर देयर, बट उस लेवल की अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट में होगी वो नहीं है। एंड दीज आर द 5 एडवर्स इफेक्ट्स, जिसको मतलब 5 चैलेंजेस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, जिसको आप कहीं से भी कोरिलेट कर सकते हो। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को 5A फॉर्मूला बताया था पहले भी, और अभी भी बता रहा हूं, ये अगले साल भी चल सकता है इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन हेल्थ। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? बेसिकली आई एम गिविंग यू अ डिटेल्ड वे फॉरवर्ड, आप यूज कर सकते हो कभी भी हेल्थ का क्वेश्चन आए उसके ऊपर। ठीक है। एंड ई गवर्नेंस, अगेन रिपीटेड थीम, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, ये इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल क्या चीज होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएट द रोल ऑफ इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मतलब होता है जिसमें आप सिटीजंस के साथ 2-वे कम्युनिकेशन कर रहे हो। अब ये कह रहा है कि ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्विस डिलीवर करना सिर्फ वो नहीं है, जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू बैंक अकाउंट में पैसा दे दिया, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस, है ना। बट अदर एस्पेक्ट इज इंटरैक्शन विद द पीपल, taking feedback from the people, grievance redressal from the people. So in this you'll talk about 2 aspects of e-governance. Number 1 is using digital technology for service delivery. Give a few examples. Apart from that, you'll also talk about government to government interaction, government to businesses interactions, government to citizens interaction, which are 2-way. तो जनता को जानकारी मिल रही है गवर्नमेंट से, और जनता इनपुट दे सकती है गवर्नमेंट को, जैसे माई गव,
एप्लीकेशन या माईगव वेबसाइट पे देता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें फोकस होगी। इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मतलब बोले तो आप जनता के साथ टू वे कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हो, वेरएज सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किसी और तरीके से भी हो सकता है। घर पे राशन ड्रोन से डिलीवर कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, बट उसके लिए कम्युनिकेशन भी तो चाहिए, है ना। तो आपके पास एक सेट ऑफ फंक्शंस है जिसमें सर्विस डिलीवरी इज वन ऑफ द फंक्शन, बट इस वन टू वन इंटरेक्शन से आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो। कैसे? आप डैशबोर्ड्स बनाते हो ना कि हमने इतने आधार कार्ड इशू कर दिए हैं, इतने जो है स्वामित्व कार्ड बन गए हैं, इतने आयुष्मान कार्ड बन गए हैं, डैशबोर्ड अपडेट होता जा रहा है। और इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन यू कैन सिटीजन्स की ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए काम कर सकते हो। गवर्नमेंट के इंटरनल इंटरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जनता के साथ नहीं, इंटरनल भी। तो गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर यही कर रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फेसलेस टैक्स असेसमेंट हो, चाहे जीएसटीएन पोर्टल हो, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें आप हाईलाइट करते हो। और मैंने यहां पे हाईलाइट की है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन, चैटबॉट्स, भाषिनी, these are some things that you can add. Again, if you do a lot of research and write the answer, you may write more things. But मैं ये बोल रहा हूं कि in a practical scenario, जो आप जनरली जानकारी लेते हो उससे भी आप ये आंसर लिख सकते हो। तो दो चीजें आपने बतानी है। Now, because the keyword is evaluate the role of interactive service, it is important that you show some challenges because it is asking you to evaluate. It's not asking you to discuss. अब जब आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हो तो उसकी कमियां निकालते हो, तो इसीलिए प्लीज शो द चैलेंजेस कि ई गवर्नेंस में अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप पीडीएफ पढ़िएगा और आपको ये पूरी लिस्ट ऑफ चैलेंजेस जो मैंने कोर्स में भी पढ़ाई है स्टूडेंट्स को, वो यहां पे नजर आ जाए। सो दिस इज द डिस्कशन, और डिस्कशन से एक ही चीज निकल के आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स का रेलेवेंट एनालिसिस आपको जीएस2 में अच्छे मार्क्स और कॉन्फिडेंटली स्कोर करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। अब आप आईआर का डिस्कशन देखिए। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जीएस2 के डिस्कशन में लास्ट के 4 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे आईआर के। 4 क्वेश्चन ही आते हैं, 50 मार्क्स का आईआर आता है, हर साल आता है। इस बार भी क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एक्सपेक्टेड लाइंस में आए थे। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, तो वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक अलाई, ताकि चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। कोविड के बाद देखिए, कोविड के बाद स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कंट्रीज यानी कि अमेरिका के अलाइज, दे वांट टू इन्वेस्ट मोर इन अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, लाइक मलेशिया, लाइक इंडोनेशिया और सिंगापुर। दे वांट टू डाइवर्ट अवे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लाइंस फ्रॉम चाइना, बिकॉज कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि सप्लाई चेन वोलेटिलिटी बहुत बनी हुई थी, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइंस ऑफ द वर्ल्ड वर ऑल सिचुएटेड इन चाइना। As you know the saying goes कि don't put all your eggs in one basket। तो इसी करके वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इतने सालों से चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ताकि अगर आगे जाके कोई ऐसा ग्लोबल चैलेंज रहता है तो सप्लाई चेन वोलेटिलिटी ना बनी रहे। तो ये एक मैंने टेबल बनाया है, यहाँ पे टेबल में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया के कमर्शियल रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हुए हैं विद द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब मैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहता हूं तो यूरोपियन यूनियन भी आता है, अमेरिका भी आता है, वहां पे अमेरिका के अलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो भी आता है। देन ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं अपनी बॉडी में लिखने के लिए। पहला तो जो सप्लाई चेन वोलेटिलिटी हुई ड्यूरिंग कोविड, एंड देन चाइना +1 पॉलिसी। तो चाइना +1 पॉलिसी यानी कि चाइना से डाइवर्ट करना, कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस केवल चाइना में स्थित ना हो, तो चाइना से वो डाइवर्ट करना। ये बात 2013 से, जब से BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ, तब से ही बात चलते आ रही है कि वो इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करके और देशों में भी लेके जाई जा सके, खास करके बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में। तो अब ये बहुत क्लासिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास थी कि कोविड के बाद इंडिया इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का लेवरेज उठा सकता था, जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज विलिंग है वो और इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करें। देन
रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना एंड शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। नंबर 4, जैसे फॉक्सकॉन है, एप्पल है, जीई इलेक्ट्रिक है, एयरबस है, इनकी कुछ ऐसे पार्टनरशिप्स हमने न्यूज में देखी हैं जो कि कुछ इंडियन पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज के साथ हुई है। तो दैट शोज द ग्रोइंग ट्रस्ट व्हिच द वेस्ट हैज बीन bestowing upon in India. And then conclusion में how India can leverage this momentum. तो यहां पे स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल अलायंस की बात करें तो यहां पे कुछ 2-3 बातें समझते हैं। इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इन चारों ने इंडिया के रोल को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक में काफी कोशिशें करी हैं ताकि चाइना की जो ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में उसको काउंटर किया जा सकता है। तो क्वाड इनिशिएटिव है, प्रमोटिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्रिंसिपल्स की बात करें, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें, सो अगेन ये एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है व्हिच हैज बीन इमर्जिंग बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कोविड एंड जो सप्लाई चेन वोलेटिलिटी हुई थी। एंड देन डिफेंस कोलैबोरेशंस की बात आती है। भारत की जो डिफेंस पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं, अमेरिका ने ऑलरेडी भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट करा है। इंडिया अमेरिका के बीच में ICET यानी कि इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक फोरम बनाया गया है जहां पे इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया और अमेरिका के बीच में शेयर की जा रही हैं। डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस को प्रोडक्शन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे इंडिया अमेरिका कन्वर्जेंस दिखा सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। एंड ऑल्सो जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इनफैक्ट फ्रांस हैज बिकम द न्यू रशिया फॉर इंडिया। तो डिफेंस एंगेजमेंट इन सब कंट्रीज के साथ बहुत हो रही है। रीशोरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, यानी कि इंडिया इज रिसीविंग अटेंशन एज अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, चाहे वो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो वेस्टर्न कंपनीज वो अपने जो प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो इंडिया में सेटअप करना चाह रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग। FTAs की बात करें यूरोपियन यूनियन के साथ और यूके के साथ, इंडिया एक FTA एक्सप्लोर कर रहा है। वेल वी माइट सी बाय द एंड ऑफ द ईयर एन FTA विद यूके। यूरोपियन यूनियन के साथ FTA टॉक्स 2022 में फिर से रीनेगोशिएट करी गई थी। काफी समय से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA टॉक्स चलते आ रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, critically analyze India's evolving diplomatic, economic and strategic relations with Central Asian republics. वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सेंट्रल एशिया से 2 ही टॉपिक्स बनते हैं, या तो SCO बनता है या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया टू इंडिया बनता है। SCO से लेके ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मैंने पर्सनली, चलो मतलब हर कोई टीचर कहता है कि मैंने कराया था, लेकिन सही बात बोलूं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन कोई टीचर नहीं कराता है, लेकिन हाँ इससे क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चन जो है या क्लोजली रिलेटेड कंटेंट हर एक टीचर अपने कोर्स में, अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाता जरूर है। तो इस करके हमने भी कराया था। खैर कोई बात नहीं, मतलब अभी यहां पे हमने कोई क्लेम और फेम वाला मोमेंट नहीं करना, लेकिन चलो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया इन द डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन। तो यहां पे अगेन मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इंट्रोडक्शन में सेंट्रल एशियन रीजन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट आप बताएंगे, अगर आप मैप ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, जो 5 स्थान्स हैं, जो लैंडलॉक्ड 5 स्थान्स हैं, वो आप बना सकते हैं। देन बॉडी में कि भाई इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया हैज फॉर लॉन्ग बिन हिस्टोरिकल कनेक्शन है, 2000 साल पुराना कनेक्शन है, मैंने 200 साल लिखा है, 2000 साल पुराना कनेक्शन है। शाकाज और कुशान्स के टाइम का कनेक्शन है सेंट्रल एशिया का इंडिया के साथ। काफी लंबे अरसे से भारत का एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट रहा है और इनफैक्ट ये काफी रीजन इग्नोर्ड भी रहा है। दिस रीजन हैज रिमेन्ड इग्नोर्ड सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, बिकॉज हमारी अपनी जो साउथ एशिया में जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमारी प्रॉब्लम्स विज़-विज़ पाकिस्तान और चाइना बनी रही, इसके कारण हम सेंट्रल एशिया को वो ड्यू अटेंशन नहीं दे पाए जो कि वो डिजर्व करता था। देन कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हमने 2012 में बनाई थी। द फैक्ट दैट 1990 में सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोवियत यूनियन, लेकिन हमारी कोई कंक्रीट पॉलिसी टुवर्ड्स दिस रीजन वाज ओनली बैक इन 2012। नाउ लैंडलॉक्ड है, डायरेक्ट हमारे पास लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। We have to be dependent upon Pakistan and Afghanistan for having transit through Central Asia. Those have been certain challenges. Geostrategic significance of Central Asia. And then number 5, why is this region becoming a contestation between superpowers? जब superpowers की बात करता हूं तो यहां पे रशिया और चाइना की बात आ जाती है, बिकॉज रशिया पुराना यहां का वो इन्फ्लुएंसर रह चुका है सेंट्रल एशियन रीजन का, और चाइना अभी न्यू इमर्जिंग इन्फ्लुएंसर है।
इनफैक्ट बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वो सेंट्रल एशियन रीजन से पास करती हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स, इनफैक्ट जब ये BRI प्रोजेक्ट शुरू करा गया था 2013 में तो ये सेंट्रल एशिया से ही शुरू करा गया था। कॉन्टिनेंटल लैंडमास है, आमतौर पे थ्योरी IR में थ्योरी कहती है दैट द वन, अल्फ्रेड महान की वो सेइंग है दैट द वन हु कंट्रोल्स द सीज विल कंट्रोल द वर्ल्ड, लेकिन कॉन्टिनेंटल लैंडमास भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस in 2024 is not only in the seas but also over the continental landmass of Central Asia. कंक्लूजन में हम लिमिटेशंस की बात करेंगे इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस की, एंड क्यों हमको पीरियोडिकली इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2 साल में एक बार, अब हमने तय किया था कि 2 साल में एक बार इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कंडक्ट करेंगे एट द लेवल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट। तो क्यों ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑल्सो हमारा ट्रेड कितना कम है सेंट्रल एशिया के साथ, 2 या 3 बिलियन डॉलर्स का ही है, बिलियन डॉलर्स का, 2-3 बिलियन डॉलर्स का। ये वही रीजन है जिसके साथ हमने कितना व्यापार करा था आज से 2000 साल पहले। ग्लोबल इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में क्यों है? 5 कारण। पहला कारण है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, दूसरा कारण है सिक्योरिटी डायनामिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान। सेंट्रल एशिया की प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके कारण स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान विल हैव रिपरकशन इन स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया। देन एनर्जी सप्लाई, बिकॉज सेंट्रल एशिया में बहुत सारे एनर्जी रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, यूरेनियम रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में। और ट्रेड कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर गुड्स मूविंग बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये एनहांस करता है उसकी सिग्निफिकेंस इन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। एंड देन रीजनल डेवलपमेंट, बिकॉज जो स्टेबल डेवलपमेंट है सेंट्रल एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप में, जो कि ब्रॉडर रीजनल और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आतंकवाद से रिलेटेड है। टेररिज्म हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इस लाइन से तो आप सभी सहमत होंगे, इस लाइन से तो मेरे को लगता नहीं कि आप डिसएग्री करेंगे। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द UNSC-CTC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल CTC, और उसकी जो एसोसिएटेड बॉडीज हैं इन एड्रेसिंग एंड मिटिगेटिंग दिस थ्रेट एट द इंटरनेशनल लेवल। नाउ दिस क्वेश्चन डज नॉट कम एज अ सरप्राइज बिकॉज 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, ये 2 साल के पीरियड में इंडिया के पास नॉन परमानेंट मेंबरशिप थी ऑफ द UNSC, और इंडिया ने भी काफी कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट किया था एट द UNSC, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिंग द टेररिज्म एजेंडा। तो आइए इस क्वेश्चन को नजर मारते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते थे। इंट्रोडक्शन में डिफाइन करो कि UN की परिभाषा क्या है टेररिज्म की, डिफाइन करना बहुत जरूरी है, इट ऑलवेज मेक्स अ गुड इंपैक्ट। 250 वर्ड्स का है, तो मेरे को लगता है कि डेफिनेशन आपकी ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ड्स या 25 वर्ड्स लेगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगी। बॉडी में इंडिया का रोल क्या रहा है इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। देखो इंडिया, ये तो टेररिज्म की बातें 2001 के बाद ज्यादा शुरू हुई हैं जब से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ है, लेकिन भाई साहब इंडिया ने 1996 में इंडिया ने एट द लेवल ऑफ UN एक रेजोल्यूशन को एंडोर्स किया था, CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन ऑन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, लेकिन इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली UN पे अडॉप्ट नहीं करा गया था। देन हमने बताना है कि इंडिया तो खुद रिसीविंग एंड पे रहा है ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देन इफेक्टिवनेस क्या रही है UNSC के इस पर्टिकुलर बॉडी की, CTC की, ड्यूरिंग इंडियाज नॉन परमानेंट मेंबरशिप एट UNSC। कंक्लूजन में होलिस्टिक ग्लोबल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है अगर मेनेस ऑफ टेररिज्म को डील करना है, और इंश्योरिंग की कंसर्न्स आर हाईलाइटेड एट द लेवल ऑफ UNSC कंसिडरिंग जो वोलेटिलिटी अभी हम साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो ये मई 2024 की ही न्यूज है। द हिंदू में आर्टिकल आया था कि भारत ने 500,000 यानी कि $5 लाख कंट्रीब्यूट करे हैं टू द UNCTC फंड, UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। नाउ ये UNCTC है क्या? ये जो UNSC की CTC है, काउंटर टेररिज्म कमिटी जो है, तो 11 सितंबर 2001 पे जो अटैक्स, जो हमला अमेरिका पे हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, रेजोल्यूशन नंबर 1373, which for the first time established a dedicated counter terrorism committee of the council. CTC is assisted by an executive directorate which carries out its policy decisions and conducts expert assessments of जितने भी 193 UN member states हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ CTC कहां पे आती है? पहली बात तो फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे आती है। एक फ्रेमवर्क बनाने में CTC बहुत सक्षम रहा है एज फार एज कंबैटिंग टेररिज्म इज कंसर्न्ड, एज फार एज कंबैटिंग टेररिज्म इज कंसर्न्ड, इंकरेजिंग मेंबर स्टेट्स इज कंसर्न्ड कि वो अपने डोमेस्टिक लॉज को एनहांस कर सके, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज बना सकें। देन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है, तो मेंबर स्टेट्स के बीच में कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को एनहांस करना है,
फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कैसे कर्ब करना है, लॉ एनफोर्समेंट को कैसे स्ट्रिक्ट करना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सीटीसी पे डिस्कस करी जाती हैं। एंड देन एनहांस्ड ग्लोबल कोऑपरेशन, बिकॉज ऐसे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं which are very instrumental in terms of discussion, in terms of negotiations between member states, जहां पे और अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करा गया है as far as combating the menace of terrorism is concerned। और भारत की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप थी यूएनएससी की 2 साल की, वहां पे भी यूएनएससी सीटीसी ने काफी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया से देखी थी, बिकॉज देखिए इंडिया एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म रह चुका है और इंडिया के पास बहुत ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है ऑफ काउंटर टेररिज्म एज वेल। तो ये 4 बातें हैं जो कि भारत ने कंट्रीब्यूट करी थी टुवर्ड्स एडवांसिंग द एजेंडा ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म अपनी नॉन परमानेंट मेंबरशिप में। पहला तो भारत ने एक इनहांस फोकस रखा था कि कैसे टेररिज्म फाइनेंसिंग पे रोक लगाई जा सकती है, एफएटीएफ के नॉर्म्स को अबाइड करके। इमर्जिंग थ्रेट्स पे फोकस करने की बात करी गई थी, खास करके जो इमर्जिंग थ्रेट्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ साइबर टेररिज्म और इन द फॉर्म ऑफ threats which are emanating because of social media. Then strengthening the norms on safe havens and hosting of CTC meeting in India, ये करी गई थी अक्टूबर 2022 में, जहां पे कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस करे गए थे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं ये अगर आतंकवादियों के हाथ लगेगी तो कैसे वो खतरा है हमारे समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आईआर का। नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज इंडिया मालदीव्स का रिलेशन काफी न्यूज में थे, स्पेसिफिकली आफ्टर द चेंज ऑफ गार्ड इन मालदीव्स। नाउ वी हैव अ anti-India or a pro-China government in Maldives. The president of Maldives, Mohammed Muizzu, discussed the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further also discuss how this relationship is impacting India's maritime security and regional stability amidst international competition. 250 words में ये आपको आंसर करना था। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर आपको अगर मैं बताऊं, देखिए इसके स्ट्रक्चर में पहली बात तो हम समझें कि देखिए भारत और मालदीव्स का पहले तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात आती है ना, बिकॉज हमारा जो नेबर है मालदीव्स हमारा नेबर है एंड ऑफ कोर्स अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने हमेशा मालदीव्स की मदद करी है, चाहे कभी मालदीव्स में कोई अपारेंटली 1988 में ऑपरेशन कैक्टस की बात करें या ऑपरेशन नीर की बात करें, कभी भी मालदीव्स के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे कोई आंच आई है या मालदीव्स में कोई क्राइसिस आया है, हमेशा इंडिया हैज गॉन अहेड एंड हेल्प्ड मालदीव्स, राइट। नाउ ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीसेंट disturbances between India and China, Maldives has started playing in favor of China और Maldives में एक apparently trend देखा गया है प्रो इंडिया और एंटी इंडिया गवर्नमेंट का। अभी से पहले जो गवर्नमेंट थी मालदीव्स में वो एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी इब्राहिम सोली की, अभी जो गवर्नमेंट है वो एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, मतलब एंटी इंडिया स्टैंड है। मैं एंटी इंडिया गवर्नमेंट तो ऐसे कहूंगा बहुत हार्ड साउंड करेगा, लेकिन एक एंटी इंडिया स्टैंड है मोहम्मद मुइज़्ज़ू का। लेकिन मालदीव्स की अगर आप लोकेशन देखें, मालदीव्स लाइज एट द हार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। मालदीव्स अगेन स्ट्रेटेजिक लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मालदीव्स एक चोक पॉइंट है जहां से पास करती हैं। मालदीव्स इज लाइंग बिटवीन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंडियन ओशन रीजन जैसे आप जानते हैं बहुत वाइटल है इंडिया के लिए। इंडियन ओशन रीजन से डेली कितने सारे शिप्स पास करते हैं, मालदीव्स में से कितने सारे शिप्स पास करते हैं, पोर्ट्स कितने सारे हैं मालदीव्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं मैरीटाइम सिग्निफिकेंस की बात करूं तो मालदीव स्ट्रेटेजिकली पोजिशनड है अलोंग द मेन शिपिंग लेन्स इन द इंडियन ओशन, जहां से 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाईज और ग्लोबल ट्रेड पास करता है। देन मालदीव्स की जो नजदीकियां हैं टू द इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, मालदीव्स की प्रॉक्सिमिटी जो है टू लक्षद्वीप एंड टू द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, ये उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एनहांस करता है। कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर मालदीव्स में है तो उसका इंपैक्ट हमारे भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी पे पड़ सकता है, और देयरफॉर इंडिया व्यू करता है स्टेबिलिटी इन मालदीव्स एज द की टू इट्स ओन सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। और जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट और सागर पॉलिसी है उसके लिए भी इन दोनों पॉलिसीज में कन्वर्जेंस मालदीव्स को देखने को मिलता है, because security and growth for all in the region is a policy which is oriented towards the countries which are a part of the Indian Ocean region or which lie at the littoral of the Indian Ocean region। तो Maldives एक pivotal पार्टनर है हमारे रीजनल आउटरीच का, और सागर इनिशिएटिव के चलते भारत का एम है मैरीटाइम कोऑपरेशन विद द इंडियन ओशन रीजन को एनहांस करना, जिसमें से मालदीव्स एक इंटेग्रल पार्टनर है। तो यहां पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इंट्रोडक्शन में इंडिया मालदीव्स रिलेशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। बॉडी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करी आपने, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ मालदीव्स की बात करी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईओआर, देन कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग द लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिंग एंड काउंटरिंग पायरेसी। इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफी कोऑपरेशन देखने को मिला है।
Then domestic politics in Maldives having an impact on India-Maldives bilateral relations. Conclusion में we have to write and give a very constructive conclusion कि कैसे जो maritime concerns है साउथ एशिया के वो hijack ना हो by the hegemony of China in the subcontinent. ठीक है. एंड देन सेकेंडली कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच जो कि भारत की है टुवर्ड्स मालदीव्स, चाहे वहां पे ब्रिजेस बनाने हो, चाहे वहां पे हाईवेज बनाने हो, चाहे वहां की डिफेंस या वहां की ब्यूरोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनली स्ट्रेंथन करना हो, हमारी हमेशा से कैपेसिटी बिल्डिंग ड्रिवन अप्रोच रही है टुवर्ड्स मालदीव्स एज कंपेयर्ड जो चाइना की अप्रोच रही है वो एक डेट ट्रैप रिटर्न अप्रोच रही है. सो दैट इज एन अप्रोच विच डिफर्स फ्रॉम इंडिया. तो कंक्लूजन में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पे आप एंड कर सकते हैं. चलिए, तो ये 4 सवाल थे आईआर के दोस्तों. ठीक है. और जिन बच्चों ने मेंस दिया है, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्कशन वैल्यूएबल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और जिन बच्चों ने अभी पेपर नहीं दिया है, डिस्कशन को देखें, एनालिसिस को देखें बहुत डिटेल में. आयुष सर ने भी पॉलिटी गवर्नेंस का डिस्कशन किया है, तो ये एनालिसिस, ये डिस्कशन आपके लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम आएगा जब आप नेक्स्ट टाइम मेंस देंगे. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.